ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है दिस इज रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एंड OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। अच्छा, अब हमने बात की है डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम की, अभी तक हमने बात की, और हमने बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम की, मींस डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट की बात की है। ठीक है, एल्गोरिथम्स हम समझ चुके हैं। अब जो ये दो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं रिप और OSPF में, रिप और OSPF में वही लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो OSPF है ये काम करता है बेस्ड ऑन लिंक स्टेट एल्गोरिथम, और जो रिप है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है ये काम करता है बेस्ड ऑन लिंक स्टेट एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये बात याद रखें, जो हमने वो एल्गोरिथम्स पढ़े हैं उन्हीं एल्गोरिथम्स की बेसिस पे ये प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। ओके, हायरार्किकल राउटिंग हमारे पास क्या होती है? एग्रीगेट राउटर्स इनटू रीजन ऑटोनोमस सिस्टम, राउटर इज इन सेम ऑटोनोमस सिस्टम रन सेम राउटिंग प्रोटोकॉल वगैरह वगैरह। पहले तो समझिए कि व्हाट इज ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमस सिस्टम आपके पास कोई भी एक ऐसा नेटवर्क जो कि एक सिंगल गवर्निंग बॉडी, सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बात बताई है स्टैटिक राउटिंग में। ठीक है, क्या मतलब इसका? अब ऑटोनोमस सिस्टम हमारे पास क्या है? क्या फास्ट यूनिवर्सिटी हमारे पास एक ऑटोनोमस सिस्टम है? इट कैन बी एन ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, क्यों? क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी में आपके पास अगर 5 राउटर्स हैं या 10 राउटर्स हैं, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी है कि उन राउटर्स को वो जैसे भी कॉन्फ़िगर करे, वो उसका काम है। ओके, हम थोड़ा सा एक ऊपर लेवल पे जाते हैं। हमारे पास जो ISP है, इट कैन बी एन ऑटोनोमस सिस्टम। ISP फॉर एग्जांपल PDCL से हम कनेक्शंस लेते हैं, PDCL ने हमें राउटर्स प्रोवाइड की हैं। अब PDCL वो उन राउटर्स को PDCL कॉन्फ़िगर खुद करता है, वो उन्हीं के किसी एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर या किसी सिंगल बॉडी के थ्रू आ रहे हैं, उसी के अंडर आ रहे हैं। तो जब PDCL हमें कोई कनेक्शन प्रोवाइड करती है तो वो क्या करते हैं, वहां पे वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करता है, वो वहां पे प्रोटोकॉल्स वगैरह को, वो सारी चीजों को खुद ही वहां पे कॉन्फ़िगर करके वो हमें प्रोवाइड करके दे देते हैं, भाई अब इसको लगा के यूज करो। जब भी हम कनेक्शन लेते हैं तो एक बंदा PDCL की तरफ से आता है और हमारे घर आके वो उस राउटर पे सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस हमारे लिए कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब ऑटोनोमस सिस्टम में क्या होता है कि एक पहली बात तो ये हो गई है कि जितने भी राउटर्स हैं, जो नेटवर्क है, वो सारा के सारा एक ही बॉडी के अंदर या एक ही एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपके पास जितने भी राउटर्स हैं, सारे के सारे राउटर्स में जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं वो ऑटोनोमस सिस्टम के सारे राउटर्स में सेम प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑटोनोमस सिस्टम रिप को यूज कर रहा है एक राउटर पे, तो वो सारे राउटर्स पे उसको रिप प्रोटोकॉल को यूज करना चाहिए। अगर कोई राउटर जो है वो एक राउटर पे उसने OSPF को कॉन्फ़िगर किया, तो फिर सारे के सारे राउटर्स पे उसने OSPF को कॉन्फ़िगर करना होगा। OSPF जो ऑटोनोमस सिस्टम है ये नॉर्मली OSPF के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, लेकिन रिप में भी आप इसको इस जो एग्जांपल है इसको आप उसकी केस में भी यूज कर सकते हो। अच्छा, अब बात ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक राउटर है, उस पे रिप कॉन्फ़िगर है, दूसरा राउटर है उस पे OSPF कॉन्फ़िगर है, क्या ये आपस में बात कर सकते हैं? यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि काम तो दोनों शॉर्टेस्ट पाथ की बेसिस पे करते हैं, लेकिन रिप के शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने का तरीका कुछ और है, और OSPF को उसके लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसके लिए उसका तरीका कुछ और है। तो पहली बात यह है कि हमने पहले इनिशियल लेक्चर्स में, पहले लेक्चर में, द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द कोर्स, उसमें हमने ये बात की थी कि दो सिस्टम्स आपस में तभी कम्युनिकेट कर सकते हैं जब उनके दरमियान में प्रोटोकॉल सेम होगा। ठीक है, तो ये तो मतलब ये कि अगर आपने एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर OSPF को यूज करना है एक राउटर पे, तो सारे राउटर्स पे आपने उसी प्रोटोकॉल को यूज करना होगा। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है गेटवे राउटर। व्हाट इज अ गेटवे राउटर? गेटवे के बारे में ऑलरेडी हमें पता है। गेटवे हमारे पास एक ऐसा राउटर होगा, लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर हम अपने घर की बात करें, हमारे घर में जो राउटर लगा हुआ है, जो PDCL ने या किसी एयरटेल वगैरह ने, जिस किसी का भी आप इंटरनेट यूज करें, उन्होंने जो हमें प्रोवाइड किया हुआ है, वो राउटर
हमारे जो घर का नेटवर्क है, यहाँ पे 5 डिवाइसेस है, 10 डिवाइसेस है, मोबाइल फोन्स है, लैपटॉप्स है, कोई भी डिवाइस है, उन सारे डिवाइसेस के लिए वो राउटर क्या है, वो गेटवे के तौर पे काम कर रहा है। व्हाट इज गेटवे? गेटवे हमारे पास नेटवर्क से बाहर जाने का रास्ता और नेटवर्क के अंदर जो भी ट्रैफिक आ रही है उसके लिए वो रास्ता प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हम घरों में दरवाजे लगाते हैं, दरवाजा किस लिए लगाते हैं? अगर बाहर जाना हो तो वो सिक्योरिटी है ना, बाहर जाना हो तो दरवाजा खोले, भाई बाहर चले जाए, ठीक है। अगर दरवाजा बंद होगा तो आप बंद दरवाजे पे मतलब कैसे उसको क्रॉस करेंगे? अगर आपने अंदर आना हो तो भी आपके पास वही गेट है। दीवारों पे तो चोर ही जाते हैं, नॉर्मल लोग, आम लोग जो है वो तो जो घर के लोग हैं तो जाहिर बात है वो दरवाजे से ही आते हैं, ठीक है। तो गेटवे हमारे पास ऐसा रास्ता है कि जिसके जरिए हमारे नेटवर्क की ट्रैफिक, हमारे नेटवर्क से जो भी ट्रैफिक जो बाहर जाएगी वो गेटवे के थ्रू जाएगी, और अगर कोई ट्रैफिक हमारे नेटवर्क के पास आ रही है तो वो भी गेटवे के थ्रू जाएगी, गेटवे के थ्रू आएगी। तो गेटवे राउटर हमारे पास वो राउटर है जो हम बिल्कुल एज पे लगाते हैं। अब वो जो गेटवे राउटर है आपके पास, अब जब हम ऑटोनोमस सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमने आईएसपी की बात की है, अब आईएसपी का जो एज राउटर है, जहां पे आईएसपी की विसिनिटी खत्म हो जाती है, ठीक है, वो जो राउटर है जो आगे किसी के साथ कनेक्टेड है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ गेटवे राउटर। लाइक हमारे लिए गेटवे क्या है? जहां पे हमारा नेटवर्क खत्म हो जाता है वो हमारे लिए गेटवे है। इसी तरह ऑटोनोमस सिस्टम की विसिनिटी जहां तक है वहां तक जो है वो कंप्लीट उसका इंटरनल नेटवर्क है, लेकिन जहां से वो बाहर, वो ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर जा रही है, तो जिस राउटर के थ्रू बाहर जाएंगी वो उनके लिए जो है गेटवे राउटर, जिसको बॉर्डर राउटर भी कहा जाता है, ठीक है। हैज लिंक टू राउटर विद अनदर ऑटोनोमस सिस्टम, दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ उसका जो है वो ये वाला लिंक है। अब इस केस में अगर हम चेक करें, हमारे पास 3 ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं। ऑटोनोमस सिस्टम 1, मैं सेलेक्ट करता हूं इसको, ऑटोनोमस सिस्टम 1 है, ऑटोनोमस सिस्टम 2 है और ऑटोनोमस सिस्टम 3 है। अब अगर हम इसमें बात करें, बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर राउटर्स की बात करें, गेटवे राउटर्स की बात करें, ऑटोनोमस सिस्टम 1 के लिए जो गेटवे राउटर है वो 1C है। 1C किसके लिए गेटवे है? 1C जो गेटवे है, अगर ये ऑटोनोमस सिस्टम 3 पे कम्युनिकेट करेगा तो ये गेटवे है। अगर ये ऑटोनोमस सिस्टम 2 पे कम्युनिकेट करेगा तो उसके लिए गेटवे क्या है? 1B है। ऑटोनोमस सिस्टम 2 का गेटवे क्या है? अगर ये AS1 के साथ कम्युनिकेट करेगा तो उसके लिए गेटवे है 2A। अगर ऑटोनोमस सिस्टम 3 जो है वो ऑटोनोमस सिस्टम 1 के साथ कम्युनिकेट करेगा तो इसके लिए जो गेटवे है वो है 3A, ठीक है। तो गेटवे राउटर्स आपके पास वो राउटर्स हैं जो कि दूसरी ऑटोनोमस सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं। जहां पे ऑटोनोमस सिस्टम कंप्लीट खत्म हो जाता है, जो एज राउटर है जो कि दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं गेटवे राउटर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ट्रैफिक दो तरह की आती है। एक ट्रैफिक हमारे पास होती है इंटर ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग ट्रैफिक, जो ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर होती है, और एक हमारे पास होती है इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम ट्रैफिक, जो दो ऑटोनोमस, जाहिर बात है यहाँ पे एक सिस्टम है ऑटोनोमस सिस्टम 3 में, एक सिस्टम है ये ऑटोनोमस सिस्टम 1 के साथ कम्युनिकेट करेगा, तो कैसे करेगा? इसका मतलब यह है कि ऑटोनोमस सिस्टम 1 को ऑटोनोमस सिस्टम 3 के इंटरनल डिटेल्स का पता होगा, उस सिस्टम का पता होगा तो कम्युनिकेट करेगा, लेकिन अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? अब ऑटोनोमस सिस्टम 3 में कोई ट्रैफिक है, जब यहाँ पे वो किसी सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेगा तो राउटर्स के पास उसकी इंफॉर्मेशन होती है, तो तब कम्युनिकेट करता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक सिस्टम है वो ऑटोनोमस सिस्टम 1 में कम्युनिकेट करेगा, तो जाहिर बात है कि इसका मतलब है कि ऑटोनोमस सिस्टम 3 के पास ऑटोनोमस सिस्टम 1 की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑटोनोमस सिस्टम 1 के पास ऑटोनोमस सिस्टम 3 की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पहले जो मैंने एग्जांपल बताई है कि अगर ये विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम कम्युनिकेट करेगा तो वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इंटर ऑटोनोमस सिस्टम इंफॉर्मेशन होती है। ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन, सारी राउटिंग इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर एक ऑटोनोमस सिस्टम का सिस्टम दूसरी ऑटोनोमस सिस्टम में कम्युनिकेट करेगा तो इसका मतलब ये है कि एक ऑटोनोमस सिस्टम को दूसरी ऑटोनोमस सिस्टम की इंफॉर्मेशन का पता होगा तो तब कम्युनिकेट करेगा। अब एक ऑटोनोमस सिस्टम दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, उनके दरमियान में जो एक्सचेंज, जो राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, वो आपके पास होती है इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम ट्रैफिक। सॉरी, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर गया। इंट्रा का मतलब है
इंट्रा ऑटोनोमस सेट्स एंट्रीज फॉर इंटरनल डेस्टिनेशंस। इंट्रा मीन जो इंटरनली वो यूज करता है, और इंटर ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, इंट्रा की भी करेंगे और इंटर की भी करेंगे, तो तब भी ऑटोनोमस सिस्टम के सिस्टम्स दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करेंगे, एक ऑटोनोमस सिस्टम के सिस्टम्स दूसरी सिस्टम के ऑटोनोमस सिस्टम्स के साथ या राउटर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, intra-autonomous system task. Suppose router in autonomous system 1 receives datagram destinations outside of autonomous 1. Routers should forward packet to gateway router, but which one? Autonomous system 1 का कोई router है, ठीक है, उसको डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन मिली है कि इस डेस्टिनेशन पे मैंने कम्युनिकेट करना है, लेकिन वो डेस्टिनेशन ऑटोनोमस सिस्टम 1 में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो राउटर जो है उस पैकेट को दूसरी ऑटोनोमस सिस्टम के डेस्टिनेशन के पास कैसे फॉरवर्ड करेगा? राउटर्स शुड फॉरवर्ड पैकेट टू गेटवे राउटर। पहली बात तो ये क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि जब उस नेटवर्क में नहीं है तो जाहिर बात है वो गेटवे के पास तो वो इंफॉर्मेशन जाएगी, उस वो पैकेट जाएगा, लेकिन कौन से गेटवे के पास वो इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। Autonomous System 1 must learn which destinations are reachable through Autonomous System 2, which through Autonomous System 3. Autonomous System 1 को पता होगा कि कौन कौन सी destinations 2 के थ्रू reachable है, कौन कौन सी destinations 3 के थ्रू reachable है। मीन्स ये आपके पास है Autonomous System 1, ठीक है। अब आप जिस destination पे communicate करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे exist करता है, तो इसका मतलब है कि information इसके लिए जो gateway होगा ये 1B होगा ना, वो इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू आगे फॉरवर्ड करेगा। लेकिन अगर आपने जिस डेस्टिनेशन पे कम्युनिकेट करना है वो डेस्टिनेशन यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करता है, तो क्या अगर वो इन्फॉर्मेशन हम 1B के थ्रू फॉरवर्ड करेंगे तो क्या वो दूसरी डेस्टिनेशन को मिलेगी? कभी भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अगर हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन करनी है तो इसके लिए हमें ऑटोनोमस सिस्टम 1 जो है उसका गेटवे पता होगा कि हमने इस गेटवे के जरिए इसको आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। Propagate this reachability information to all routers in autonomous system 1, और ये सारी इंफॉर्मेशन हर एक राउटर की जो गेटवे है वो पता हो कि कौन कौन सी डेस्टिनेशन किस किस गेटवे के थ्रू कनेक्टेड है। उसके बाद जॉब ये काम किसका है? ये है जॉब ऑफ इंटर ऑटोनोमस राउटिंग का, ठीक है। एग्जाम्पल सेटिंग फॉरवर्डिंग टेबल इन राउटर 1D। अब हमने 1D में जो है वो राउटिंग टेबल को सेट करना है। सपोज 1D कौन सा राउटर है? ये आपके पास ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर का राउटर है, ये गेटवे राउटर नहीं है, ठीक है। सपोज ऑटोनोमस सिस्टम 1 लर्न्स विया इंटर ऑटोनोमस सिस्टम प्रोटोकॉल दिस सबसेट X रीचेबल विया ऑटोनोमस सिस्टम 3। अब इसको पता चला कि कोई भी सबनेट है, कोई भी नेटवर्क है, ये कोई भी नेटवर्क है जो कि ऑटोनोमस सिस्टम 3 के थ्रू रीचेबल है, ठीक है। इसने इसको लर्न किया। अच्छा, inter-autonomous system protocol propagates reachability information to all internal routers। जो inter-autonomous system protocol है, जो यहाँ पे internal जितने भी routers हैं, ये सारे के सारे routers को ये information देगा कि X जो है वो autonomous system 3 के through reachable है। Router 1B determines from intra-autonomous system routing information that its interface 1 is on the least cost path of 1C। तो ऑटोनोमस ये इसको इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम जो इसके अंदर की राउटिंग इंफॉर्मेशन है उसके जरिए 1D को पता चला कि इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो 1C के थ्रू है, इसके थ्रू इसको कम्युनिकेट कर सकता है। तो जब पाथ का पता चला, इंस्टॉल्स फॉरवर्डिंग टेबल एंट्री, ये इस फॉरवर्डिंग टेबल की एंट्री अपने राउटिंग टेबल में स्टोर कर देगा, फॉरवर्डिंग टेबल में स्टोर कर देगा। जब भी इसने एक्स के साथ कम्युनिकेट करना हो फॉरवर्डिंग टेबल को चेक करेगा और ये अपनी ट्रैफिक उस फॉरवर्डिंग टेबल के मुताबिक पहले 1C को फॉरवर्ड करेगा और ये इंफॉर्मेशन आगे फिर प्रोपिगेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है वो एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो राउटर्स हैं वो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के राउटर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। उम्मीद है बात समझ आ गई है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। एग्जाम्पल चूजिंग अमंग मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम, ये सिंपल है, इसको फिर आप लोग एक नज़र खुद देख लें कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। मैं आता हूँ इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग पे।
जो इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग है, जो कि ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर की जो राउटिंग होती है, उसके लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल है वो उनको हम कहते हैं इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। उनको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जो कि एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर कम्युनिकेट करते हैं। उनमें आपके पास है रिप, उनमें आपके पास है ओएसपीएफ, और उनमें आपके पास एक सिस्को का प्रोप्राइटरी मीन सिस्को का अपना प्रोटोकॉल है, जो कि बाकी कंपनीज यूज नहीं कर रही, सिस्को वाली यूज करते हैं, उनका अपना प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। उसका नाम है IGRP, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। अब IGRP जो है ये हवाविका के डिवाइसेस पे नहीं चलता, क्योंकि ये सिस्को का प्रोटोकॉल है, मतलब ये इन्होंने अपना प्रोटोकॉल खुद डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये तीन आपके पास प्रोटोकॉल्स हैं जिनको यूज किया जाता है। रिप एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि किस एल्गोरिदम की बेसिस पे काम करता है, हमने डिस्कस किया अभी। ये काम करता है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम की बेसिस पे ये काम करता है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम की बेसिस पे जो काम करता है, इसमें कुछ इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कि सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन इसकी है, जो रिप में आपके पास मैक्सिमम हॉप्स हैं वो 15 हॉप्स तक आपकी जो पैकेट्स हैं वो आगे फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, और हर एक लिंक की जो कॉस्ट होती है वो 1 होती है। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताने लगा हूँ। ठीक है, पहली बात ये कि आपके पास जितने भी रिप में जितने भी आपके पास राउटर्स होते हैं, चाहे आपके पास 100 राउटर्स हैं, मतलब एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए दरमियान में 100 राउटर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जितने भी राउटर्स आपके पास हैं, आप उन राउटर्स पे डिपेंड नहीं कर सकते। रिप की लिमिटेशन ये है कि ये 15 राउटर से आगे ये पैकेट को फॉरवर्ड नहीं कर सकता। जो पहली प्रॉब्लम है वो उसमें ये है कि इसका अपना एक लिमिट है, जो हमने TTL की बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो, टाइम टू लीव की। हर एक पैकेट की अपनी एक लाइफ होती है कि ये जो पैकेट है ये नेटवर्क में कितनी दूर तक जा सकता है, कितने राउटर्स तक जा सकता है। तो रिप की जो लिमिट है वो 15 हॉप्स है। ठीक है, और रिप में हर एक लिंक की जो कॉस्ट है वो 1 होती है। रिप में हर एक लिंक की कॉस्ट 1 होती है। अच्छा, अब आप यहाँ पे चेक करिए, आपके पास जो फ्रॉम राउटर ए टू डेस्टिनेशन सबनेट्स, आपके पास राउटर ए से अब बाकी डेस्टिनेशन तक जो है वो कॉस्ट क्या क्या है। ठीक है, यू तक जाने के लिए जो आपके पास नंबर ऑफ हॉप्स बनते हैं, एक ही हॉप है, तो इसकी कॉस्ट आपके पास 1 है। ठीक है, वी तक जाने के लिए आपके पास एक 1 और 2, ये आपके पास 1 और ये आपके पास 2। वी तक जाने के लिए नंबर ऑफ हॉप्स कितने बने? 2 बने। W तक जाने के लिए नंबर ऑफ हॉप्स कितने बने? 1 एंड 2। X तक जाने के लिए 1, 2 और 3। Y तक जाने के लिए 1, 2 और 3। ठीक है, Z तक जाने के लिए 1 और 2। उम्मीद है बात समझ आ गई। ठीक है, अच्छा, अब हमने वहां पे तो लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर की हमने बात कर ली है। अब जो रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, ये काम करता है बेस्ड ऑन, अब इसके लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है? जिसमें नंबर ऑफ हॉप्स सबसे कम हो। क्यों इसके लिए ये शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब ये इसको क्यों चूज कर रहा है, और इसका रीजन क्या है, और ये हमें कैसे पता चला कि नंबर ऑफ हॉप्स की बेसिस पे काम कर रहे हैं? वो हमें ऐसे पता चला कि इसमें जो हर एक लिंक है उसकी कॉस्ट 1 है। ठीक है, अब लाइक बी और डी है, इसके दरम्यान में ये लिंक है, इस लिंक की कॉस्ट 1 है। यहाँ पे हर एक लिंक की कॉस्ट आपके पास 1 होती है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल ए से लेके डी तक आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? जो जिसमें आपके पास नंबर ऑफ हॉप्स कम होंगे वो आपके पास इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अब इसीलिए हमने कहा कि ये रिप और ओएसपीएफ जो है आपस में इंटरऑपरेबल नहीं है, क्योंकि एक के लिए शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कुछ और है, दूसरे के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कुछ और है। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ आ गई है। रिप में हर एक लिंक की कॉस्ट 1 होती है। ठीक है, और आपके पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स है वो कितने होते हैं? 15 होते हैं। Distance vectors exchange with neighbors every 30 seconds in rip response message, also known as advertisement. हर 30 सेकंड के बाद ये अपनी एडवर्टीजमेंट जो है ये फॉरवर्ड करते हैं। हमने अभी बात की कि विद टाइम ये अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा, अगर कोई अपडेट हो तो उसको फिर ये फर्दर अपडेट करते हैं।
ईच एडवर्टीजमेंट लिस्ट अप टू 25 डेस्टिनेशन सबनेट आईपी वगैरह वगैरह कहानी अपन थोड़ी सी देख लें। ये जी जी फरमाएं। ओके, हर लिंक पे 15 हॉप्स नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स 15 तक जाएगा। मींस अगर आप रिप आपका जो प्रोटोकॉल है इसमें जो ये एडवर्टीजमेंट फॉरवर्ड करेगा या जो राउटिंग प्रोटोकॉल राउटिंग पैकेट फॉरवर्ड करेगा, जो इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेगा, ये इंफॉर्मेशन आपकी जाएगी 15 राउटर्स तक। 15 राउटर्स से बियॉन्ड आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये आपके पास उस पैकेट की लाइफ है जो हमने टीटीएल की बात की थी, कि ये इंफॉर्मेशन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 राउटर्स तक जाएगी। 15 राउटर्स से आगे ये कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। और जो हम वन की बात कर रहे हैं, वन हमारे पास हर एक लिंक की कॉस्ट है। लाइक हमने ओएसपीएफ में बात की थी ना कि हमारे पास वेटेड ग्राफ है, वहां पे कॉस्ट किसी लिंक की 10 है, किसी की 20 है, किसी की 30 है। लेकिन रिप में हर एक लिंक की कॉस्ट आपके पास वन वन होगी, इससे ज्यादा आपके पास इसकी कॉस्ट नहीं हो सकती। बात समझ आई है? ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पे आप चेक करें, रिप की एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो राउटिंग टेबल है ये डी का राउटिंग टेबल है। डी में आपके पास जो डेस्टिनेशन सबनेट डब्ल्यू है, डब्ल्यू कहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे है। अगर डी से आप डब्ल्यू पे जाएंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट राउटर है वो कौन सा है, ए है। और इसके लिए जो आपके पास नंबर ऑफ हॉप्स है वो कितने हैं, 2 है। क्यों? क्योंकि एक आपके पास ये वाला हॉप और एक ये डब्ल्यू वाला हॉप, ठीक है। सिमिलरली आपके पास y तक जाने के लिए जो आपके पास नेक्स्ट राउटर है वो b है, और जो नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है, नंबर ऑफ हॉप्स है वो कितने, 2 है। और इसी तरह हर एक के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, पूछ ले। ओके, अब आप यहाँ पे चेक करें, z तक जाने के लिए आपके पास यहाँ पे कॉस्ट आपको गिवन है b और 7, लेकिन ये कॉस्ट थोड़ी सी, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। a टू d एडवर्टीजमेंट, ए से लेके डी तक इंफॉर्मेशन मिली है कि भाई ये मेरे पाथ से डायरेक्ट हॉप से, और ये इस तरह ये सारी इंफॉर्मेशन ये आगे कन्वे कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताया था कि जो डी है, ठीक है, डी से लेके बी तक जो कॉस्ट आपके पास है वो 7 है। लेकिन जो ए से इसको इंफॉर्मेशन मिली है, ए तक हमारे मतलब ए से इंफॉर्मेशन मिली, ए से जो इंफॉर्मेशन मिली है वो जी तक कॉस्ट इसके पास 4 है। अब डी से लेके ए तक कॉस्ट लेंगे क्या है, 1 है, तो 4 के साथ ये 1 को प्लस करके जो पुराना रूट है उसको क्लियर करके न्यू रूट के थ्रू ये कम्युनिकेट करेगा। इसका मतलब ये है कि जो जी का रूट है ये अपडेट हो चुका है। उम्मीद है बात क्लियर हो गई है। मतलब जो जी तक जाने के लिए रूट था वो पुराना वाला था, ठीक है। लेकिन जब उसको अपडेट्स मिली है डी को ए की तरफ से, इसने चेक किया कि भाई मेरे पास जो रूट है वो तो एक जी का जो पाथ है वो 4 है, उसका जो उसकी जो कॉस्ट है, तो डी से लेके ए तक जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1 है। तो 4 + 1 टोटल आपके पास जो जी की कॉस्ट है वो अपडेट होके ए के थ्रू 5 हो गई है। लेकिन अब यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है अपनी जगह पे, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया कि ए से जो एडवर्टीजमेंट मिली है उसकी बेसिस पे डी ने अपना राउटिंग टेबल जो है वो अपडेट कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? कोई क्वेश्चन है, पूछ लें। कोई क्वेश्चन है जी? जी जी, बताएं। ये वाली, यही वाली चीज दोबारा बताऊं? ओके, यहाँ पे मकसद ये है कि आपके पास जो डी का राउटिंग टेबल है उसमें जी तक जाने की जो कॉस्ट है वो 7 है। ये राउटिंग टेबल में ये कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि रूट्स आपके पास ऐड और डिलीट होते रहते हैं, आपके पास जो पाथ्स की कॉस्ट है वो चेंज हो जाती है। पहले जो इसने काम किया था उसकी बेसिस पे इसके पास जो जी है उस तक जाने के लिए जो कॉस्ट है वो पहले 7 थी बी के थ्रू। लेकिन अब बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कोई भी रीजंस की वजह से ये जो कॉस्ट थी वो अभी चेंज हो गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ए राउटर आपके पास है, इसने जब 30 सेकंड्स के बाद अपना एडवर्टीजमेंट फॉरवर्ड किया डी के पास, जब ये एडवर्टीजमेंट्स आई है तो डी ने चेक किया कि ए के पास तो जी की कॉस्ट 4 पड़ी है। किसके पास? ए के पास जी की जो कॉस्ट है वो 4 पड़ी है। ए कहता है कि जी जो है मेरे से 4 हॉप्स दूर है।
और डी को तो ये पता है कि ए से एक हॉप दूर है, तो ये क्या करेगा 4 + 1 5, और यहाँ पे इसने चेक किया कि जी तक जो इसके पास राउटिंग टेबल में कॉस्ट है वो तो 7 पड़ी है, इसने कहा कि मेरे पास तो जो ए के थ्रू जो है वो कम कॉस्ट आ रही है, बजाय बी के थ्रू जाऊंगा तो कॉस्ट 7 आ रही है, ए के थ्रू मेरे पास कॉस्ट जो है वो 5 आ रही है। तो ये क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल यहाँ पे अपडेट कर देगा, बी को रिमूव करके 7 को रिमूव करके ए और 5 को अपने राउटिंग टेबल में स्टोर कर देगा। उम्मीद है अब बात समझ आ गई है। एग्जैक्टली exactly. पहले उसको ए की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो ए बता रहा है ना कि मेरे पास जो जी तक जाने की कॉस्ट है वो 4 है, जो एडवर्टीजमेंट आई है एडवर्टीजमेंट में ए ने बता दिया ना कि मेरे से जी तक जाने की जो कॉस्ट है वो 4 है। अब डी ये नहीं चेक करेगा कि इससे आगे ये, जैसे हमारे पास ओएसपीएफ में तो कंप्लीट टोपोलॉजी का व्यू होता है ना, अब इसको तो ये नहीं पता कि ये किस तरह किसके थ्रू जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसको सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर का पता है, डी को ए का पता है, भाई इसने बता दिया तो इसके पास कोई बात होगा, मुझे क्या, इसका काम है आगे पहुंचाना। बात समझ आई है? ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो ए से जी तक जाने की कॉस्ट थी वो कितनी थी, मैं ए की बात कर रहा हूँ, इस राउटिंग टेबल की, इस राउटिंग टेबल की बात कर रहा हूँ। ए से जी तक जाने की कॉस्ट 1 2 3 और 4। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसकी कॉस्ट तो 4 थी, लेकिन किस के थ्रू, पाथ वही डी वाला ही था, लेकिन चूंकि इसके पास जो है वो कंप्लीट टोपोलॉजी का व्यू नहीं है, अब डी को नहीं पता कि ए किस के थ्रू जाएगा, किस तरह जाएगा, इसलिए सिर्फ ये चेक किया हाँ भाई ए के पास जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, मैं ए को जी की ट्रैफिक हैंडओवर करूं, फिर ए जाने उसका काम जाने, जैसे पहुंचाने जहां से पहुंचाना है जिस रूट से पहुंचाना है वो फिर उसका काम है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ग्लोबल व्यू ना होने की वजह से ये आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में जो है वो मिस हैंडलिंग हो रही है और यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही है। उम्मीद है बात क्लियर हो गई है, ठीक है। ओके, लिंक फेलियर और रिकवरी, अगर लिंक फेल हो जाता है या रिकवरी होती है तो क्या और किस तरह होता है। इफ नो एडवर्टाइजमेंट्स हर्ड आफ्टर 180 सेकंड्स, एक दफा इंफॉर्मेशन मिली है, एडवर्टाइजमेंट्स मिली है 30 सेकंड्स के बाद, फाइन, दोबारा मिली है, फिर मिली है, मिल रही है, अच्छा एक दफा नहीं मिली, दूसरी दफा नहीं मिली, अगर 180 सेकंड्स तक किसी रूट से, किसी नोड से आपने एडवर्टीजमेंट्स को लिसन नहीं किया, आपको वहां से इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है आपका ये जो रिप है ये क्या करेगा, उस नेबर को या उस लिंक को डेड डिक्लेयर करेगा कि या तो ये नोड मर चुका है, ऑफ हो चुका है, कोई प्रॉब्लम आई है, या लिंक जो है इसके साथ जो मेरा कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं पे उसमें कोई प्रॉब्लम आई और वो इसके साथ मेरा कनेक्शन कट चुका है। अच्छा, रूट्स वी आर नेबर इनवैलिडेटेड, तो फिर उसके थ्रू जितने भी रूट्स होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बी की बात करूं, राउटर डी के पास जो बी है उस बी की इंफॉर्मेशन राउटर डी को नहीं मिली, अब जब डी को बी से इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो राउटर डी क्या करेगा, बी को डेड डिक्लेयर कर देगा, बी को डेड डिक्लेयर करने के बाद दूसरा काम क्या करेगा कि इसने बी से जो जो पाथ्स लिसन किए हैं उन सारे पाथ्स को जो है ये इनवैलिडेट कर देगा कि भाई जब बी ही नहीं है तो मैं उन पाथ्स में तो बी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा था, अब बी ही मर गया तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो काम बी के थ्रू मेरा काम खराब हो गया। अब क्या होगा, न्यू एडवर्टीजमेंट सेंड टू नेबर, अब यहाँ से दोबारा से न्यू एडवर्टीजमेंट स्टार्ट होगी, दोबारा वही प्रोसेस होगा और वो सारा के सारा काम जो है वो चलता रहेगा। Never in turn send out new advertisements if tables change, link in failure information quickly propagate to entire net, complete information जो है वो complete topology में propagate हो जाएगी। Poisson reverse used to prevent ping pong loops, अब यहाँ पे हमारे पास एक लूप बनता है जिसको पिंग पोंग लूप कहते हैं। क्या लूप बनता है, लाइक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक, 3 से लेके 2, मतलब एक लूप में ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है। अब इस राउटिंग लूप को कैसे एलिमिनेट करना है, मतलब ये 1 से इंफॉर्मेशन मिली 2 को, 2 से इंफॉर्मेशन मिली 3 को, 3 से इंफॉर्मेशन मिली फॉर एग्जांपल 5 को, 5 से वो इंफॉर्मेशन दोबारा 1 को मिली है, अब ये राउटिंग लूप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है।
तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इसी तरह सर्कल में एक्सचेंज होती जाएगी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इसको हम पॉइसन रिवर्स कहते हैं, और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी डिस्टेंस 16 हॉप्स कहा जाता है। जब ये 15 हॉप्स तक इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाएगी, 15 हॉप्स के बाद आपका ये वाला जो पैकेट है, चूंकि हमने रिप की लिमिटेशन देखी कि 15 हॉप से आगे कम्युनिकेट नहीं करता, जो ही 16 हॉप तक ये जाएगा ये उसको वहां पे ड्रॉप कर देगा और इन्फॉर्मेशन को फर्दर एक्सचेंज नहीं करेगा। ठीक है। रिप के टेबल की प्रोसेसिंग कैसी होती है? रिप टेबल, राउटिंग टेबल मैनेज्ड बाय एप्लीकेशन लेयर प्रोसेस कॉल्ड रूट डी डेमन, उसके थ्रू ये एक एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोसेस है, उसके थ्रू ये इसको मैनेज करता है। ठीक है। एडवर्टीजमेंट सेट इन यूडीपी पैकेट्स पीरियोडिकली रिपीटेड, और जो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, जो एडवर्टीजमेंट भेजता है, ये यूडीपी के पैकेट को यूज करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूडीपी की ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है उसके लिए यूडीपी यूज किया जाता है। ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो आगे एक फॉरवर्डिंग टेबल, एक राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन दूसरी राउटिंग टेबल तक जो है वो आगे प्रोपेगेट कर दी जाती है। ये आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है एक राउटर से दूसरे राउटर तक। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जनाब OSPF, लेकिन OSPF स्टार्ट करने से पहले मेरे ख्याल में थोड़ी सी 5-1 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं ताकि रिप जो है वो थोड़ा सा हजम हो, और OSPF हमारा जो है वो आज का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम क्लास जो है वो वाइंड अप कर लेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी ब्रेक लें, मैं भी थोड़ा सा पानी पी लूँ, गला खुश्क हो रहा है। तो उसके बाद इंशाल्लाह 5 मिनट्स के बाद हम दोबारा से मिलते हैं। ठीक है। फिलहाल 5 मिनट की ब्रेक लें, पानी शानी पी लें, और एग्जैक्ट 5 मिनट्स में आप लोगों ने इंशाल्लाह फिर वापस आना है। ओके, मैं फिलहाल ये रिकॉर्डिंग भी स्टॉप करता हूँ ताकि फिर मैं एक न्यू फाइल जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूँ ताकि मेरे पास मल्टीपल क्लिप्स हो। ओके, फिलहाल थैंक यू, इंशाल्लाह थोड़ी देर तक मुलाकात होती है।